Okay, so continuing with the next part, dot and cross का concept discuss हो गया. So when the current is inside, we're going to have magnetic field and direction. Cross का mostly magnetic field current की terms में हम लोग लें तो cross का मतलब ये होता है your finger is going to be pointing downwards and dot your fingers would be pointing outwards. बस हमने इस चीज का ध्यान रखना है when it comes to that. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था फॉर विच वी वर डिस्कसिंग दैट कि जब चार्ज पार्टिकल इंटर होता है व्हाट हैपेंस टू दैट. तो हमने वो डिस्कस जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेसन के अंदर दिखाया ही था कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल्स enters into a magnetic field it would experiences a force which would deflect its path. अब देखो डॉट है यहाँ पे which means your finger would be pointing outwards. ठीक है. So try magnetic field वाली finger it's going to be outward. चार्ज जो मोशन है अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेट मी शो यू दैट डायग्राम अगेन. ए वे वो स्टार्ट instead of me showing my drawing skills which is very bad, I'll try and show you the neat diagram endorsed by the Cambridge books. Why the system is lagging when I needed to be responding. Okay, this here it comes. So, if as we could see, there's a dot, which means my this finger is going to be pointing outward. Magnetic field के लिए this finger would be pointing outwards. Current की direction, it's since it's a positive charge, तो इसी direction में जाएगा. Your fingers would be pointing in the downward direction like this. ठीक है. अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो अब मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड ही एरो रहना है बट करंट का मोशन अब हम कैसे सेट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता उसका मोशन कहाँ पे होना था अपवर्ड्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होना था वो डायग्राम से आगे बनी भी हुई है. आई एम ट्राइंग टू डू दैट कि अगर यहाँ पे क्रॉस होता what's going to be there? हाँ ये देखो क्रॉस है तो फॉर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता इट्स गोइंग टू बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स. पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड मूव करेगा बिकॉज नेचर ऑफ चार्ज इज ऑपोजिट. नेगेटिव चार्ज ये. सिमिलरली अगर डॉट होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डाउनवर्ड जाएगा. नेगेटिव चार्ज अपवर्ड जाएगा. आप बस इमोशन याद रख लो. रेस्ट इज गोइंग टू बी फाइन फॉर श्योर. देन ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गया. क्या हम लोगों ने याद रखना है वो नेक्स्ट पॉइंट इज डीसी मोटर्स की बात आ जाती है. नो डाटा करंट कैन इक्वल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टर्निंग इफेक्ट जो मैंने आपको अभी डिस्कस भी किया था कि करंट वुड इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वुड रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स और रिजल्ट में मेरे पास क्या होगा मोशन होगा. उसका मैग्नीट्यूड would depend on the number of turns of coil, the current and the strength of the magnetic field वो हम डिस्कस कर चुके हैं. Describe the operation of an electric motor, including the action of a split rings. Split rings पे मैं आप लोगों को पहले भी बात कर चुका हूँ कि for example, this is my split ring, and let's say in the first half cycle, this side is positive and this side is negative. अब let's say this is my side, ठीक है, which is positive, and उसको green ही रहने देते हैं. अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होना है ये तो फिक्स ही है. ठीक है ये चीज भी फिक्स है. बस द ओनली थिंग इज गोइंग टू चेंजेस. अब इस साइड पे नेगेटिव आना है इस साइड पे पॉजिटिव आना है. सिंस द कॉइल इज रोटेटिंग जिस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा अब रेड साइड कहाँ पे पहुंच जाएगी इस साइड पे एंड द अदर साइड इज गोइंग टू रीच दिस. अब देखो जो ये वाली साइड थी रिमेन नेगेटिव एंड ये वाली साइड थी रिमेन पॉजिटिव. तो जिस मोमेंट पे अपनी डायरेक्शन करंट डायरेक्शन चेंज करता है उसी मोमेंट पे कॉइल भी अपनी पोजीशंस जो है वो एक्सचेंज कर लेता है और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल रिमेन सेम. अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट कन्वर्टिंग बट द मोमेंट करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन दैट इज फर्स्ट हाफ साइकिल में मेरे पास ये था तो सेकेंड हाफ साइकिल में मेरे पास क्या आना था ये वाली साइड.
जिस पॉइंट पे करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, उसी पॉइंट पे कॉइल ने अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लिया. So positive side is going to be positive and negative side is going to be negative, although the current direction of current has already been changed. ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं. ट्रांसफॉर्मर्स की मेन वर्किंग पता होनी चाहिए. ट्रांसफॉर्मर अगेन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग उसकी उस पर बात करें, वी आर गोइंग टू हैव एन आयरन कॉइल. ठीक है, जिस पे हम इनपुट देते हैं, इट्स आवर प्राइमरी. एंड जहां से हम आउटपुट लेते हैं, इट्स आवर सेकेंडरी. इसके नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी कहते हैं, इसकी वोल्टेज को वीपी बोलते हैं, करंट को आईपी बोलते हैं. एंड सिमिलरली इसको एनएस, वीएस एंड आईएस. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. स्टेप अप जहाँ पे एन एन जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होते हैं ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी होते हैं. स्टेप डाउन क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी. इसमें हमने एक चीज याद रखनी है कि वोल्टेज एंड करंट का रिलेशनशिप इनवर्स होता है. व्हेन जब हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, तो वी एस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वी पी. तो सिमिलरली आई पी इज गोइंग टू बी स्मॉलर लार्जर देन आई एस एंड वाइस वर्सा. मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि वोल्टेज एंड करंट का रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, ऑपोजिट होता है. ठीक है, इंक्रीजिंग वोल्टेज would reduce the current. So अगर number of turns of secondary are greater, तो clearly उसका करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मॉलर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी इसमें, इंक्रीज. और करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एज आई टोल्ड यू. अच्छा मैंने वहां लिख ही दिया, दोबारा लिखने की जरूरत. अच्छा जी. सो वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता. नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या होता है. अब जब इनपुट पे आई एम गोइंग टू गिव अ चेंजिंग वोल्टेज, वीपी मेरे पास जाएगा विच इज ऑल्टरनेटिंग. सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड would induce an EMF in the secondary coil. ठीक है, iron core is only there to give uh, you could say a structure to it. कुछ भी आयरन कॉइल के थ्रू कोई भी करंट ट्रांसफर नहीं होगा. The only current which is produced in secondary is due to induction. I repeat, the only current that I'm getting as an output is through induction created by the or induced by the primary coil. ठीक है, iron core is only acting as a you could say बैरियर और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी किसी भी तरीके से. प्राइमरी सेकेंडरी वीपी एनपी आईएस, आई होप यू गॉट द पॉइंट. प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है. चेंज ऑफ प्राइमरी would induce an EMF in the secondary और उसके वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड टू कीप. इसको टर्न रेशियो कहते हैं, वीपी ओवर वीएस इक्वल्स टू एनपी ओवर एनएस. और ये मेरे पास आउटपुट रेशियो होती है. आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स के केस में हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, वी आई होता है. तो पावर ऑफ प्राइमरी वुड बी वीपी आई पी एंड वी एस आई एस. आइडियली 100% एफिशिएंट सिस्टम होता है. नॉर्मली वो एफिशिएंट नहीं होता 100% कभी भी हमारे पास. तो हमने इन पैरामीटर्स को दिया. अब क्लियरली जब हाई वोल्टेज होगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं हमारे पास, जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं, वो मिनिमाइज हो जाएंगे. हम उन्हें लॉन्गर डिस्टेंस पे बोल सकते हैं. इफ देयर कम्स अ क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड अ हाई वोल्टेज, क्योंकि इट्स गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट. और जब वैल्यू ऑफ करंट रिड्यूस होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज पैसेज ऑफ करंट लीड्स टू द हीटिंग इफेक्ट. So when the heating effects are going to be reduced, so we can transfer it
to a longer distances without uh, 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 taking into account how many energy is going to be wasted across the movement of it. Power is equals to I square R. So जब करंट रिड्यूस होगा तो पावर लॉसेस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो हमारे पास करंट रिड्यूस होगा और फिर वाइस वर्सा दोनों केसेस में हमारे पास आ जाता है वोल्टेज जब हमारे पास ग्रेटर होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स इज प्रीटी मच द केमिस्ट्री थिंग. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने व्हाट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ मोस्टली के nucleus is present at the center of an atom. Its size is very small. It is positive in nature, and electrons are surrounding the nucleus. Atom is mostly empty space, and जो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया था, which is के atom is mostly free space. Why it's doing all of this? Let me. तो सबसे पहले उन्होंने अगर हम लोग sequentially चलें, describe the structure of an atom in terms of positively charged nucleus and negatively charged electrons, जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमें आया था. Know how atoms may form a positive ion by losing electron or negative ion by gaining electron. It's very obvious from the statement given and will lose electron. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या डिस्कवर किया था कि एटम इज मोस्टली फ्री स्पेस विच वेंट स्ट्रेट थ्रू दी अल्फा पार्टिकल्स जो बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू चले गए थे. इट शोड के एटम इज मोस्टली फ्री स्पेस विच इज द पॉइंट ऑफ इट. एटम इज मोस्टली फ्री स्पेस. जो डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, which deflected back this one, they came they encountered the nucleus that showed k nucleus is positively charged, very dense, and most mass is concentrated in the nucleus of it. और जो डिफ्लेक्ट हुए थे that showed के पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो रिपल्शन हुआ था उनके दरम्यान. तो आपकी थ्री वेव के अक्रॉस आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और इट्स गोइंग टू be discussing. Describe the composition of nucleus in terms of protons and neutrons, which is also known as sum of proton and neutron, is also known as the mass number or nucleon number, and is represented by A. फिर स्टेट द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. रिलेटिव चार्जेस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, रिलेटिव masses भी डिस्कस किए हुए हैं. रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज 0, इलेक्ट्रॉन इज -1. रिलेटिव mass of proton and neutron is approximately equals to each other, and electron is practically 0 or 1/1 1836 times. You do not need to remember the charge of electron and proton, but just to have a visual in your mind, it's 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Neutron has no charge, and electron also has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19. Only the nature of charge is negative. Whereas the masses are 1.67 into 10 raised to power minus 27. Proton and neutrons are approximately same in size, and electron is 9.1 into 10 raised to power minus 30. 1 का चार्ज होता है हमारे पास. तो रिलेशनशिप हमारे पास रिलेटिव चार्जेस और masses की दोनों की आपस में ये होगी. Proton number or atomic number represented by Z. Nucleon number atomic mass होता है which is the sum of proton and neutron. Nuclide equation इस तरीके से लिखते हैं: A atomic number, A atomic mass and Z atomic number. And isotopes क्या होते हैं? Having same atomic number but different mass number. और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनके सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर्स क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल एटम के अंदर या न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर हमारे पास. एलिमेंट तो न्यूट्रल ही होता है. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फिनाइल स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग. ये हम लोग एनर्जीज वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हेन अ बिगर न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस, तो वो फिशन होता है. और ये कहाँ पे होता है? अर्थ पे होता है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स.
और C में क्या होता है, when two small nuclei combine together gives a larger nuclei, दोनों में large amount of heat energy प्रोड्यूस होती है। इसमें फ्यूल हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, हीलियम, T2 4 2 एंड सो ऑन। स्पेस फिजिक्स में जाके इसको दोबारा भी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे पास। A part of mass is always converted into energy, or E is equals to mc square की equation इसमें apply होती है, is only valid at this point, जिसको हम observe भी कर सकते हैं। And know that the relationship between proton number and relative charge, जो है proton and electron, they are always equal in amount and they would decide the charge, sorry, atomic number of it. The relation between nuclear number and relative mass को हम डिस्कस कर चुके हैं in the fourth section. Radioactivity हमारे पास क्या होती है, is a phenomena where elements naturally emits radiation. Atomic number 82 and above, जिनका हमारे पास ये होता है, वो naturally emit करते हैं, because they cannot hold any more neutron or proton into the nucleus, और ये purely nuclear phenomena होता है। It electron has nothing to do with the radioactivity का कुछ लेना देना नहीं। Background radiations हमारे पास, as the name indicate, these are the radiation that exist around us even when there is no radioactive material present around. Okay? फिर उसकी जो फैक्टर्स हैं, उनमें हमारे पास रेडॉन गैस आ जाती है। आफ्टर रेडॉन गैस है, रॉक्स एंड बिल्डिंग्स हैं, कौन सा मटेरियल अर्थ से ही आता है हमारे पास। उसके बाद जो है फूड्स एंड ड्रिंक्स भी रिस्पॉन्सिबल है, कॉज अर्थ से ही उनका लेना देना कॉस्मिक रे वो होती हैं जो हमारे पास जो स्पेस से हमारे पास वेव्स आ रही होती हैं, लेजर नॉन कॉज। तो ये सब बैकग्राउंड रेडिएशंस का जो है वो एक इफेक्ट जो है, दे आर रीजनेबल फॉर दैट। So, background radiations का concept सुन रहे थे, radiations that exist around us, radioactivity होती क्यों है? Because it can, nucleus cannot hold any more neutrons and protons. It's purely a nuclear phenomena. Elements with atomic number 82 and above are naturally radioactive. Artificial radioactivity भी होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं, ऑब्वियसली इसको बिकम रेडियोएक्टिव। आइसोटोप्स भी रेडियोएक्टिव होते हैं हमारे पास कुछ। Know that ionizing nuclear radiations can be measured using a detector connected to a counter, जिसको हमने gigamolar counter जो है it's used to measure the radiations, counts per second और count per minute जो है वो radiations का count होता है। Use measurement of background radiation to determine the corrected count rate। हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने gigamolar counter को टर्न जो है ऑन करके विल पुट इट। आइसोटोप्स का एक सॉरी कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी सेम, द प्रोटॉन इज गोइंग टू बी सेम, द ओनली थिंग इज गोइंग टू चेंज इज द प्रोटॉन नंबर। समटाइम्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कह देता है थ्रू स्ट्रक्चर, और वैसे भी हीलियम हैज टू आइसोटोप्स, यूरेनियम हैज टू आइसोटोप्स, कार्बन के भी कुछ आइसोटोप्स होते हैं 14 एंड 16। कार्बन का जो 14 वाला है, इट्स रेडियोएक्टिव इन नेचर। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो इस टेबल को फिल करना है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर फिशन, व्हेन द nucleus break into two smaller nuclei and they emit three neutrons. ठीक है? These three neutrons are further bombarded onto the nuclei, और उसकी वजह से जो है एक पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने द ओनली is equals to mc square की equation is applicable at nuclear level, so we need to keep that into mind as well। और हमने बाकी कुछ कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स और उनका कॉन्सेप्ट भी है, विच आई वुड सी इनटू द सिलेबस के हमें उसको अंडरस्टैंड करना इज इम्पोर्टेंट और नॉट। The main reason of me taking to this section is this is a gigamolar counter. We may observe the background radiations without putting any source of radioactive material in front of it. We would note the background radiations, and after that, we would place the radioactive element in front of it, and we would see. Radioactive decay is basically, radioactivity is a random process. Any nucleus could decay at any time,
we can predict the time कि इतना टाइम लगेगा उसको डिके होने में, but we cannot never be sure कि which nuclei is going to be decaying in the next level. For example, if I have 10 nuclei ना, I am sure that after the half life, half of the nuclei are going to decay, but which half of the nuclei are going to decay, we can never predict. जो है उसको हम लोग नहीं कभी भी कर सकते. Nuclei are always unstable और radioactive जो होती हैं. थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. Why it's not working? Alpha, beta, and gamma is the wo. My pointer is not working. We have three types of radiations emitted: alpha, beta, and gamma. Alpha is basically a helium nuclei that has two protons and two neutrons. Uh, ये emit होता है when a proton, basically it's a neutron जो है वो throw out करता है proton out of the nucleus. Beta particle is emitted when a neutrons break into a proton and an इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है और न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है वो मास में बनेंगे. गामा रेडिएशन बेसिकली रेडिएशन होती है कोलिजन्स की वजह से क्रिएट होता है. यहाँ पे इसका डिटेल भी इज मेड अप ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. दिस द सेम एज न्यूक्लियाई ऑफ एन हीलियम एटम बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटॉन and is positively charged. Nuclei of helium क्यों कह रहे हैं? Because it does not have any electron into it. इस वजह से हम उसको एटम नहीं कह रहे हैं. Beta particle is an electron. It's one of the electron. गामा रेडिएशन जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा की फिर आयनाइजिंग प्रॉपर्टीज, पेनिट्रेटिव प्रॉपर्टी, और वो भी आ जाता है हमारे पास. अल्फा जो है वो मोस्ट आयनाइजिंग है, गामा जो है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है. एंड आयनाइजिंग पावर मींस के व्हेन दे कुड इजीली नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस कह रहे हैं, from an atom. They can knock out an electron from an atom. And चूंकि उसका चार्ज सबसे ज्यादा है, उसकी आयनाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है. एंड गामा के पास चूंकि कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज जो है वो मिनिमम है हमारे पास. अल्फा पार्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली मूव्स, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा स्लो होती है क्योंकि उनका मास सबसे ज्यादा होता है. देन बीटा, देन गामा, और उनका मास सबसे कम है तो अप्रोक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं. बीटा पार्टिकल के पास चार्ज -1 का होता है, इसके पास +2 का होता है. जो इनकी पेनिट्रेटिव एंड वो है, उससे पहले हम न्यूक्लियर इक्वेशंस कहते हैं. तो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर रिड्यूसेस बाय 2 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय, सॉरी, मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2. बट हम जब इनको ऐड करेंगे वी गोइंग टू हैव द ओरिजिनल वैल्यूज. ये आपने हमेशा ध्यान रखना है. जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो हमारे पास मास में कोई चेंज नहीं आता. जो एटॉमिक नंबर इट इंक्रीजेस बाय 1, बट ओवरऑल इक्वेशन में हमने उसको ध्यान रखना है. यहाँ पे उसने डिस्कस किया है हाउ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड. सो व्हेन न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास बीटा पार्टिकल की जो है वो एमिशन होती है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स द लीस्ट. गामा अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट जाता है. अप्रोक्सीमेटली क्या स्ट्रेट ही जाता है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. और बीटा पार्टिकल नॉर्मली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स साउथ. सी डिफ्लेक्शन इसकी कम है, इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है बिकॉज इसके पास चार्ज कम है, इसके पास चार्ज ज्यादा है. गामा पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड गामा रेडिएशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो है इट वुड गो अप स्टेट क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता. एंड तो काउंट का मीनिंग डिस्कस हो गया. अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा की प्रॉपर्टीज, उनके चार्जेस, उनकी पेनिट्रेटिव पावर्स, उनकी आयनाइजेशन पावर्स एंड देयर डिफ्लेक्शन वो डिस्कस हो गया. एक दफा क्विकली दोबारा बता दें. अल्फा क्योंकि उसके पास चार्ज ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट हैज द मोस्ट आयनाइजिंग पावर. एंड आयनाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? दे कैन इजीली नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर दे कम इन कांटेक्ट विद द एटम. बीटा ऑन द कॉन्ट्रेरी जो है उसका जो है वीकर होता है क्योंकि उसकी पास चार्ज कम होता है. और गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता इससे वो कुछ उसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. तो अल्फा बीइंग मोस्ट आयनाइजिंग एंड गामा बीइंग मोस्ट पेनिट्रेटिव बिकॉज अपनी एनर्जीज वो रिस्पेक्टिवली जो है वो यूज करते हैं.
नेचर डिस्कस हो गया, एनालाइजिंग इफेक्ट डिस्कस हो गया, पेनिट्रेटिंग पावर्स डिस्कस हो गया है। बीटा पॉजिटिव आर नॉट इंक्लूड, बीटा पार्टिकल्स विल बी टेकन एज बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव का ना आप न्यूट्रिएंट वो डिस्कस होगा आगे जाके इन योर ए लेवल सिलेबस, वेयर यू गोइंग टू डिस्कस कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मासेस को कैसे हमने डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द रिलेटिव आयनाइजिंग इफेक्ट विद रेफरेंस टू काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली स्पीड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा की सबसे कम, then beta, then gamma because of their charges and respectively, obviously, masses उनके. Note that radioactive decay is the change in an unstable that can result in the emission of alpha. Radioactive decay जब भी होगा, we're going to have alpha, beta, or gamma emitted out of it. And state during the alpha beta the nucleus change जो मैंने आपको दिखा दिया, जो अभी आपको कहा था कि अल्फा पार्टिकल जब एमिट होगा, mass reduces by 4 and charge reduces by 2. Beta जब emit होगा, there's not going to be any change in the mass, but उसमें atomic number is going to change, increase by 1. वही डिस्कस करें। नो दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट में बी रेडियोएक्टिव, वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ड्यू टू एन एक्सेसिव। और हम आर्टिफिशियली भी आइसोटोप्स जो आर्टिफिशियल रिएक्टिव एलिमेंट्स भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर हम उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंक्रीज करते हैं। Describe the effect of alpha decay, beta decay, and gamma on the nucleus, including an increase in the stability. Obviously, जब alpha, beta, and gamma radiations emit होती हैं, atom tends to be more stable because they have emitted the radiations. So after the emissions, they become more stable and more stable. So with every half-life, which is going to be our next topic, with the passage of every half-life, our element and atom is going to be more and more stable because the emissions कर रहा है। वही पॉइंट उसने लिखा है, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स, द फॉलोइंग चेंज इन द न्यूक्लियस अकर ड्यूरिंग बीटा एमिशन। वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बीटा की एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ओनली पॉसिबल एंड जस्टिफिकेशन इज दैट a neutron breaks into proton and an electron. यूजर डिके इक्वेशन, न्यूक्लियड इक्वेशन वही जो मैंने आपको शो किया था ना, दीज आर नोन एज न्यूक्लियड इक्वेशंस के अल्फा बीटा गामा कैसे एमिट हो रहे हैं हमारे पास। हाफ लाइफ इज बेसिकली डिफाइंड एज वेयर हाफ ऑफ द एटम्स डिके, ठीक है, आफ्टर इट्स अ टाइम पीरियड जिसमें हाफ ऑफ द एटम डिकेज। हाफ लाइफ के अंदर कैलकुलेट द हाफ लाइफ फ्रॉम द डिके, हाफ लाइफ का डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, यू कैन रिव्यू दैट। फॉर दैट हाफ लाइफ का आपको डेफिनेशन आना चाहिए, वेर हाफ ऑफ द एटम डिकेज, उनकी कैलकुलेशंस हम नॉर्मली इनिशियल काउंटेड डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n, ये n जो होता है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। और इसका डिटेल्ड पूरा लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, यू कैन रिव्यू दैट फ्रॉम हियर। कैसे बैकग्राउंड रेडिएशंस को आइडेंटिफाई करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, अल्फा बीटा एंड गामा की उनके यूजेस क्या हैं, दैट्स ऑल बीन डिस्कस्ड इन द lecture. So you can review from there, and further if you have any question you can ask me in the comment section. That's it for today's one.